मैं आईने के सामने खड़ी हूँ। चेहरे पर झुर्रियां पड़ने लगी हैं, बाल सफेद होने शुरू हो गए हैं। 53 की उम्र में मैं 70 की लगती हूँ, लेकिन शायद यही सजा है उस एक कदम की जो मैंने 28 साल पहले उठाया था। आज मैं अपनी कहानी सुनाना चाहती हूँ, न किसी से सहानुभूति पाने के लिए, न किसी को सबक सिखाने के लिए, बस इसलिए कि शायद इन शब्दों में उलझी मेरी जिंदगी को मैं खुद ही समझ पाऊं। मेरा नाम माया है, माया मेहरा, या शायद माया वर्मा, या फिर सिर्फ माया। मुझे खुद नहीं पता कि मैं कौन हूं। पहचान तो 28 साल पहले ही खो गई थी। मेरी कहानी शुरू होती है लखनऊ के एक मध्यम वर्गीय परिवार से। पिताजी बैंक में क्लर्क थे और माँ गृहिणी। मैं उनकी इकलौती संतान थी। बचपन सामान्य था, स्कूल, ट्यूशन, दोस्त और सपने, बहुत सारे सपने। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन पिताजी की सैलरी में मेडिकल की पढ़ाई का खर्च नहीं उठाया जा सकता था, तो मैंने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया। बात तब की जब मैं 25 साल की थी। घर में शादी का दबाव बढ़ने लगा था। माँ रोज नए रिश्तों की बात करती, पिताजी चुप रहते, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ दिखती थी। मैं समझ गई थी कि मेरी शादी उनके लिए एक बोझ बन चुकी है। उसी दौरान मेरी मुलाकात हुई अर्जुन से। अर्जुन वर्मा, 30 साल का, हैंडसम, एक आईटी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छी सैलरी, अच्छा परिवार, सब कुछ परफेक्ट था। रिश्ता पिताजी के एक दोस्त ने भिजवाया था। पहली मुलाकात एक कॉफी शॉप में हुई। अर्जुन बहुत शालीन था, बातचीत में सभ्य और सुनने में रुचि रखने वाला। मुझे लगा कि शायद यह वही है जो मैं ढूंढ रही थी। उसने मेरे सपनों के बारे में पूछा, मेरी पसंद नापसंद के बारे में जानना चाहा। मैं प्रभावित हो गई। 2 महीने की मुलाकातों के बाद दोनों परिवारों ने रिश्ता पक्का कर दिया। सगाई हो गई, शादी की तारीख तय हो गई 6 महीने बाद। लेकिन जिंदगी को शायद कुछ और ही मंजूर था। सगाई के 3 महीने बाद मेरे पिताजी की एक पुरानी दोस्त अपने बेटे के साथ हमारे घर आई। उसका बेटा था आदित्य सेन, 26 साल का, दिल्ली से, एक विज्ञापन एजेंसी में क्रिएटिव डायरेक्टर। लंबा, आकर्षक व्यक्तित्व और उन आंखों में एक अजीब सा जादू था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जिस पल मैंने आदित्य को देखा, मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह अर्जुन से मिलने पर कभी नहीं हुआ था। मैंने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक आकर्षण है, कुछ नहीं। आदित्य और उसकी माँ लखनऊ में एक शादी में आए थे और रास्ते में पिताजी से मिलने आए थे। वे शाम को डिनर पर रुक गए। खाने की मेज पर आदित्य ने मुझसे बात की। उसकी बातों में एक अलग ही तरह का आत्मविश्वास था। वह कला, संगीत, फिल्मों के बारे में बात करता था, वो दुनिया जिसके बारे में मैं सिर्फ सपने देखती थी। तुम क्या करती हो? उसने पूछा। बस घर पर हूं, जल्द ही शादी है, मैंने जवाब दिया। और तुम्हारे अपने सपने? उसकी आंखों में जिज्ञासा थी। मैं चुप रह गई। मेरे सपने? किसी ने कब पूछा था यह सवाल? उस रात आदित्य चला गया, लेकिन मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ गया। मैं खुद से लड़ती रही। ये क्या हो रहा है? मैं तो अर्जुन से प्यार करती हूँ, या करती हूँ। सच तो यह था कि मैंने कभी अर्जुन से प्यार नहीं किया था। मैंने सिर्फ उससे शादी करने का फैसला किया था, क्योंकि वह एक अच्छा इंसान था, एक सुरक्षित विकल्प था। अगले कुछ हफ्तों में आदित्य का फेसबुक पर मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। मैंने सोचा, इसमें बुराई क्या है, स्वीकार कर लिया। फिर शुरू हुई बातचीत। पहले सिर्फ हाय, कैसी हो, और फिर धीरे धीरे गहरी बातें। आदित्य मुझसे मेरे बारे में पूछता, मेरे सपनों के बारे में, मेरी भावनाओं के बारे में। वह मेरी कविताएं पढ़ता जो मैंने कभी किसी को नहीं दिखाई थी। वह मेरे भीतर के माया को देख पा रहा था, उस माया को जिसे मैं खुद भूल गई थी। मुझे पता था यह गलत है। मैं एक सगाई शुदा लड़की थी, लेकिन मैं रुक नहीं पाई। हर रात जब घर के सब सो जाते, मैं अपने फोन पर घंटों आदित्य से बात करती। तुम अलग हो माया, उसने एक रात कहा। तुम्हारे भीतर इतनी गहराई है, इतनी संवेदनशीलता है, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। आदित्य, मेरी शादी होने वाली है, मुझे पता है, और मुझे यह भी पता है कि तुम उससे प्यार नहीं करती। मैं सन्न रह गई। ये सच था। मैं अर्जुन से प्यार नहीं करती थी, मैं उससे सिर्फ शादी कर रही थी। आदित्य, प्लीज,
ये सही नहीं है। प्यार कब सही और गलत देखता है माया? दिल को तर्क से नहीं समझाया जा सकता। आदित्य प्लीज, ये सही नहीं है। प्यार कब सही और गलत देखता है माया? दिल को तर्क से नहीं समझाया जा सकता। मैं भ्रमित थी। एक तरफ अर्जुन था, सुरक्षित, स्थिर, परिवार द्वारा स्वीकृत। दूसरी तरफ आदित्य, अनजान, रोमांचक, दिल की धड़कन। फिर एक दिन आदित्य ने कहा, मैं लखनऊ आ रहा हूं, तुमसे मिलना है। मुझे मना करना चाहिए था, लेकिन मैंने हाँ कह दी। हम एक पार्क में मिले। दोपहर का वक्त था, भीड़ कम थी। आदित्य ने मेरी आंखों में देखा और कहा, माया, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मेरी दुनिया रुक गई। किसी ने पहली बार मुझसे कहा था कि वह मुझसे प्यार करता है। अर्जुन ने कभी नहीं कहा था। आदित्य, मैं नहीं जानती। तुम जानती हो माया, तुम्हारी आंखें सब कुछ बयान कर देती हैं। तुम मुझसे प्यार करती हो। और मैंने हाँ कह दी। उस पल, उस पार्क में मैंने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला ले लिया। मैंने आदित्य से कहा कि मैं उससे प्यार करती हूँ। अगले कुछ हफ्ते स्वर्ग जैसे थे। मैं और आदित्य छुप छुप कर मिलते, पार्क में, कॉफी शॉप में, कभी कभी उसकी कार में। हम घंटों बातें करते, हंसते, सपने बुनते। उसने मुझसे वादा किया कि वह अपने परिवार को बताएगा, मुझसे शादी करेगा, मुझे दिल्ली ले जाएगा। मैं उसके हर शब्द पर विश्वास करती थी, लेकिन घर पर स्थिति अलग थी। अर्जुन और उसके परिवार वाले लगातार शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। कार्ड छप गए थे, वेन्यू बुक हो गया था। शादी को सिर्फ 2 महीने बचे थे। मुझे अर्जुन से बात करनी थी, उसे सच बताना था, लेकिन मैं डर गई। पिताजी का क्या होगा, माँ का क्या होगा, समाज क्या कहेगा? आदित्य ने कहा, माया, तुम्हें फैसला करना होगा, या तो मुझे चुनो या उसे। दोनों नहीं हो सकते। मैं तुम्हें चुनती हूं आदित्य, बस थोड़ा वक्त दो, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन समय तेजी से भाग रहा था और मैं हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। फिर एक दिन, शादी से 15 दिन पहले, अर्जुन ने मुझे डिनर पर बुलाया। हम एक अच्छे रेस्टोरेंट में गए। खाने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ा। माया, मैं जानता हूं कि हमारी शादी अरेंज्ड है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम्हारे सपनों को पूरा करने में मदद करूंगा। बस मुझे एक मौका दो। मेरी आंखों में आंसू आ गए। यह आदमी इतना अच्छा था और मैं उसके साथ धोखा कर रही थी। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ, बोलो। लेकिन मैं बोल नहीं पाई। मैं डर गई। मैंने सिर्फ इतना कहा, कुछ नहीं, बस थैंक यू। उस रात मैंने आदित्य को फोन किया। मैं नहीं कर पाई। मैं उसे सच नहीं बता पाई। माया, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो तुम्हें करना होगा, वरना क्या? वरना शायद हमें अलग रास्ते चुनने होंगे। यह एक धमकी थी, लेकिन उस वक्त मुझे यह प्यार का इजहार लगा। शादी से 10 दिन पहले की बात है। मेरे घर में रौनक थी। मेहंदी, संगीत की तैयारियां चल रही थीं। रिश्तेदार आने लगे थे। सब खुश थे, सिवाय मेरे। मैं अपने कमरे में बैठी सोच रही थी, क्या करूं? आदित्य के साथ भाग जाऊं? लेकिन अगर वह शादी नहीं करे तो? अगर वह सिर्फ मुझसे एक अफेयर चाहता हो तो? मैंने उससे सीधा पूछने का फैसला किया। मैंने उसे फोन किया। आदित्य, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे यकीन चाहिए कि तुम भी यही चाहते हो। माया, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ, लेकिन प्यार और शादी 2 अलग चीजें हैं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? फोन पर कुछ देर खामोशी रही। फिर उसने कहा, माया, यह सही समय नहीं है इन बातों का। पहले तुम अपनी शादी तो तोड़ दो। लेकिन आदित्य, मैं अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रही हूं। मुझे जानना है कि माया, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती तो शायद हमें यह रिश्ता खत्म कर देना चाहिए। मैं घबरा गई। नहीं आदित्य, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। सॉरी। लेकिन मेरे मन में शंका का बीज पड़ गया था। क्या आदित्य वाकई मुझसे शादी करना चाहता था? फिर भी प्यार अंधा होता है और मैं पूरी तरह अंधी हो चुकी थी। शादी से 5 दिन पहले मैंने वो कदम उठाया, वो एक कदम जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने अर्जुन को फोन किया और कहा कि मुझे उससे मिलना है, अकेले में। हम उसी पार्क में मिले जहां मैं आदित्य से मिलती थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, दिल तेजी से धड़क रहा था। अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ कहना है।
हाँ माया, बोलो। मैं ये शादी नहीं कर सकती। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या क्या कह रही हो तुम? मुझे माफ करना अर्जुन, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती और मैं किसी और से प्यार करती हूं। अगले कुछ सेकंड सन्नाटा छाया रहा। फिर अर्जुन ने धीरे से पूछा, कौन है वो? मैंने उसे आदित्य के बारे में बताया, सब कुछ। अर्जुन चुपचाप सुनता रहा। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। माया, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रही हो? सिर्फ 5 दिन बचे हैं, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मेरे परिवार का, तुम्हारे परिवार का क्या होगा? मुझे पता है अर्जुन, और मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर सकती। तुम एक अच्छे इंसान हो। तुम किसी ऐसी लड़की के लायक हो जो तुमसे सच में प्यार करे। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। और वो लड़की तुम नहीं हो? नहीं, मुझे अफसोस है। वह उठा और चला गया। मैं वहीं बेंच पर बैठी रोती रही। अगले 24 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे बुरे घंटे थे। अर्जुन ने अपने परिवार को बता दिया। उन्होंने मेरे घर फोन किया। पिताजी ने फोन उठाया। मैं अपने कमरे में थी, लेकिन उनकी चीखें सुन सकती थी। फिर पिताजी मेरे कमरे में आए। उनका चेहरा लाल था। ये क्या सुन रहा हूं मैं डर गई, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई। पिताजी, मैं अर्जुन से शादी नहीं कर सकती। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। पिताजी ने पहली और आखिरी बार मुझे थप्पड़ मारा। किसी और से? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शादी से 5 दिन पहले? क्या तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? माँ रोती हुई कमरे में आई। माया, ये क्या पागलपन है? कौन है वो लड़का? मैंने उन्हें आदित्य के बारे में बताया। पिताजी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। तो एक अजनबी लड़के के चक्कर में तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर ली, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। पिताजी, आदित्य अजनबी नहीं है। मैं उससे प्यार करती हूं और वो मुझसे। प्यार? पिताजी ने व्यंग्य से कहा। तुम्हें प्यार के बारे में क्या पता? तुमने कभी जिंदगी की असलियत नहीं देखी। प्यार पेट नहीं भरता, इज्जत नहीं दिलाता। लेकिन पिताजी, बिना प्यार की शादी भी तो जिंदगी नहीं है। माँ बीच में बोली। तो क्या प्लान है तुम्हारा? वो लड़का तुमसे शादी करेगा? हाँ माँ, हम शादी करेंगे। और कब? मैं चुप रह गई। आदित्य ने कभी शादी की तारीख नहीं बताई थी। बुलाओ उस लड़के को, पिताजी ने कहा। मैं उससे बात करना चाहता हूं। मैंने आदित्य को फोन किया। उसने फोन नहीं उठाया। मैंने दोबारा किया, तीसरी बार किया, कोई जवाब नहीं। मेरे पसीने छूटने लगे। क्या हो रहा है? मैंने उसे मैसेज किया, आदित्य प्लीज फोन उठाओ। मैंने अर्जुन से शादी तोड़ दी है। अब तुम्हारी बारी है। मेरे घर आओ, पिताजी से बात करो। मैसेज डिलीवर हुआ, पढ़ा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले 2 दिन मैं लगातार आदित्य को फोन करती रही। कोई जवाब नहीं। मैसेज करती रही, कोई जवाब नहीं। घर में तूफान था। रिश्तेदारों को बताना पड़ा कि शादी टल गई है। लोग ताने मारने लगे, पड़ोसी फुसफुसाने लगे। पिताजी का ऑफिस में भी मजाक उड़ने लगा। माँ ने खाना पीना छोड़ दिया। पिताजी घर आना बंद कर दिए। सिर्फ शाम को आते, सीधे अपने कमरे में चले जाते। और मैं अपने कमरे में बंद थी, आदित्य के एक मैसेज का इंतजार कर रही थी। तीसरे दिन मैंने आदित्य की माँ को फोन किया। उनका नंबर मेरे पास था। आंटी, मैं माया बोल रही हूँ। क्या आदित्य घर पर है? हाँ बेटा, है, लेकिन वो बहुत बिजी है। क्या काम था? आंटी, मुझे उससे बात करनी है, बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं उसे बोलती हूँ। कुछ मिनट बाद आदित्य फोन पर आया। हाय माया। उसकी आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी जो पहले होती थी। आदित्य, तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें कितने दिनों से फोन कर रही हूँ। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा बिजी था। बिजी? आदित्य, मैंने अपनी शादी तोड़ दी है। मेरे घर में तूफान मचा है और तुम बिजी हो। माया प्लीज शांत हो जाओ। शांत? तुम कह रहे हो मैं शांत हो जाऊं? आदित्य, तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। मेरे पिताजी तुमसे मिलना चाहते हैं। फोन पर लंबा सन्नाटा छाया रहा। आदित्य, तुम सुन रहे हो? हाँ मैं सुन रहा हूं। तो कब आ रहे हो तुम? माया, मुझे नहीं लगता ये सही समय है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या मतलब? देखो माया, मैंने कभी नहीं कहा था कि मैं तुरंत शादी कर लूंगा। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन
लेकिन तुमने कहा था कि हम साथ रहेंगे, शादी करेंगे। माया, मैंने कहा था कि हम भविष्य में शादी के बारे में सोचेंगे, लेकिन अभी मैं इस लायक नहीं हूं। मेरा करियर अभी शुरुआत में है, मुझे अभी सेटल होना है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ खो दिया आदित्य। माया, मैंने तुम्हें कभी नहीं कहा था कि तुम अपनी शादी तोड़ो। ये तुम्हारा फैसला था। मैं सन्न रह गई। ये वही आदित्य था जिसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उससे प्यार करती हूं तो मुझे अर्जुन को छोड़ना होगा। आदित्य, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। तुमने खुद कहा था कि माया, मैं सोचता हूं हमें कुछ समय के लिए अलग रहना चाहिए। तुम बहुत इमोशनल हो रही हो। अलग रहना? आदित्य, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, प्लीज। सॉरी माया, टेक केयर। और उसने फोन काट दिया। मैं फर्श पर गिर पड़ी। ये सच नहीं हो सकता, ये एक बुरा सपना है। आदित्य मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, लेकिन वो चला गया था और मैं अकेली रह गई थी। अगले हफ्ते मैंने आदित्य को सैकड़ों बार फोन किया, उसने एक बार भी नहीं उठाया। मैंने उसकी माँ को फोन किया। उन्होंने कहा कि आदित्य दिल्ली चला गया है और नहीं चाहता कि कोई उसे डिस्टर्ब करे। मैंने उसे ईमेल किए, फेसबुक पर मैसेज किए, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं टूट गई पूरी तरह से। मैं खाना नहीं खाती थी, सोती नहीं थी, बस अपने कमरे में पड़ी रहती थी और रोती रहती थी। पिताजी ने मेरे कमरे का दरवाजा खोला। उनकी आंखों में आंसू थे। माया, यह देखो तुमने क्या किया। वो लड़का तुम्हें इस्तेमाल करके चला गया। अब कौन शादी करेगा तुमसे? पूरे शहर में तुम्हारी बदनामी हो गई है। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं रोते हुए बोली। मुझसे गलती हो गई। गलती? यह गलती नहीं, पागलपन था। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। अब तुम्हें आगे देखना होगा। मैं नहीं देख सकती पिताजी, आदित्य के बिना मैं नहीं रह सकती। पिताजी का चेहरा सख्त हो गया। तो फिर मर जाओ, लेकिन मेरे घर में नहीं। मुझे पहले ही काफी शर्मिंदा कर चुकी हो। और वे चले गए। माँ आई, उन्होंने मुझे गले लगाया। बेटा, कुछ खा लो, तुम पिछले हफ्ते से कुछ नहीं खा रही। माँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। माँ ने मुझे जोर से पकड़ लिया। ऐसी बातें मत करो, जिंदगी में बहुत कुछ है। एक लड़का नहीं मिला तो क्या हो गया? माँ, मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मेरी इज्जत, मेरी शादी, मेरा भविष्य। अब मेरे पास क्या बचा है? माँ के पास जवाब नहीं था। वे बस रोती रहीं। रिश्तेदारों ने घर आना बंद कर दिया। जो आते भी थे वो ताने मारते थे। देखा, आजकल की लड़कियां ऐसी ही होती हैं। शादी से 5 दिन पहले प्रेमी के साथ भाग गई। बेचारे अर्जुन की क्या हालत होगी। मैं यह सब सुनती और मरना चाहती। महीना बीत गया। मैं धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। आदित्य का इंतजार करना बंद कर दिया था। वो नहीं आने वाला था, यह मैं समझ गई थी। फिर एक दिन पिताजी के एक दूर के रिश्तेदार घर आए। उनके साथ एक लड़का था, रोहित, 35 साल का, तलाकशुदा, एक छोटे से शहर में दुकान चलाता था। पिताजी ने मुझे बुलाया। माया, रोहित तुमसे शादी करना चाहता है। मैंने रोहित को देखा। वो मुझे घूर रहा था। उसकी नजरों में कुछ अजीब था, कुछ गंदा। मुझे शादी नहीं करनी, मैंने साफ शब्दों में कहा। तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है माया, पिताजी ने सख्ती से कहा। इस उम्र में, इस बदनामी के बाद कोई तुमसे शादी करने को तैयार नहीं है। रोहित मान रहा है, यह तुम्हारी किस्मत है। नहीं पिताजी, मैं इससे शादी नहीं करूंगी, रोहित बोला। देखिए, मुझे आपकी बेटी के पास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानता हूं उसने एक गलती की है, लेकिन मैं उसे माफ करने को तैयार हूं। उसके लहजे में एहसान जताने वाला भाव था। मुझे गुस्सा आया। मुझे आपकी माफी नहीं चाहिए और न ही आपसे शादी करनी है। मैं अपने कमरे में चली गई, लेकिन पिताजी ने हार नहीं मानी। अगले कुछ हफ्तों में वे कई लड़कों को घर लाए। सब किसी न किसी तरह से खराब थे। कोई शराबी था, कोई बेरोजगार, कोई बहुत बूढ़ा। मैं हर बार मना कर देती। तो फिर तुम क्या चाहती हो? पिताजी ने एक दिन चिल्लाकर पूछा। घर में बैठकर हम पर बोझ बनना? मैं नौकरी ढूंढूंगी, मैंने कहा। मैं अपने पैरों पर खड़ी होंगी। नौकरी? किस मुंह से जाओगी? पूरे शहर में तुम्हारी बदनामी है। लेकिन मैंने कोशिश की। मैंने कई जगह इंटरव्यू दिए, लेकिन जैसे ही लोग मेरा नाम सुनते, उनकी नजरें बदल जाती।
अरे तुम वही लड़की हो ना जिसने शादी से पहले। और फिर मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता। छोटा शहर था, हर कोई सबको जानता था। 6 महीने बीत गए। मैं घर में ही रहती थी, कहीं बाहर नहीं निकलती थी। लोगों की निगाहों से डर लगता था, उनकी फुसफुसाहट से। पिताजी मुझसे बात करना बंद कर चुके थे। माँ कोशिश करती थी, लेकिन वे भी अब थक गई थीं। फिर एक दिन माँ की तबीयत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा कि उन्हें दिल की बीमारी है, बहुत महंगा इलाज है। पिताजी की सैलरी काफी नहीं थी। शादी के खर्चों में उनकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी और वो खर्च भी बेकार गया। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है, पिताजी ने एक दिन कहा। तुम्हारे पापों की सजा तुम्हारी माँ को मिल रही है। मुझे बहुत बुरा लगा। क्या वाकई यह सब मेरी वजह से था? मैंने फैसला किया कि मुझे कुछ करना होगा। माँ के इलाज के लिए पैसे चाहिए। मैंने फिर से नौकरी ढूंढनी शुरू की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन मुझे एक कॉल आया, एक ट्रैवल एजेंसी से। उन्हें एक रिसेप्शनिस्ट चाहिए था। मैं इंटरव्यू के लिए गई। मैनेजर एक मध्यम आयु का आदमी था, विक्रम। तो माया, तुम्हारी क्वालिफिकेशन? मैंने उसे बताया। और तुमने पहले कहीं काम नहीं किया? नहीं। कोई पर्सनल प्रॉब्लम, शादीशुदा हो? मैं सकपका गई। नहीं, मैं सिंगल हूं। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी नजरें मुझे असहज कर रही थीं। ठीक है, तुम ज्वाइन कर सकती हो। सैलरी 10,000 महीना। 10,000? ये तो बहुत कम था, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने जॉब ज्वाइन कर ली। शुरुआत में सब ठीक था। मैं रिसेप्शन पर बैठती, फोन अटेंड करती, कस्टमर्स से बात करती। लेकिन धीरे धीरे विक्रम का व्यवहार बदलने लगा। वो मुझे देर रात तक रुकने को कहता, कभी मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं असहज महसूस करती, लेकिन चुप रहती। नौकरी की जरूरत थी। फिर एक दिन ऑफिस में सिर्फ हम दोनों थे, बाकी सब जा चुके थे। विक्रम मेरे पास आया। माया, तुम बहुत खूबसूरत हो। मैं खड़ी हो गई। सर, मुझे जाना है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इतनी जल्दी क्यों? थोड़ी देर और रुको ना। सर, छोड़िए मेरा हाथ। क्यों? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? मैं जानता हूं तुम्हारे बारे में सब कुछ। तुम वो लड़की हो ना जिसने शादी से पहले प्रेमी के साथ अफेयर किया था। तो फिर मेरे साथ क्या दिक्कत है? मैंने अपना हाथ छुड़ाया और उसके मुंह पर थप्पड़ मार दिया। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? उसका चेहरा लाल हो गया। निकल जाओ यहां से, तुम फायर हो। मैं रोते हुए ऑफिस से बाहर भागी। यही था मेरा सच। समाज की नजर में मैं अब एक आसान लड़की थी, जिसने एक बार गलती की तो दोबारा भी कर सकती है। घर लौटकर मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। पिताजी से यह नहीं कहा कि नौकरी चली गई। माँ का इलाज चल रहा था, उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। कुछ दिन बाद डाकिया एक चिट्ठी लेकर आया, मेरे नाम। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक पत्र था। प्रिय माया, मुझे नहीं पता कि यह पत्र तुम तक पहुंचेगा भी या नहीं, और अगर पहुंचा तो तुम पढ़ोगी या नहीं, लेकिन मुझे लिखना था। आज 1 साल हो गया उस दिन को जब तुमने मुझे बताया कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। उस दिन मेरी दुनिया बिखर गई थी, लेकिन समय के साथ मैं समझने लगा। माया, तुमने जो किया वो गलत था, लेकिन कम से कम तुमने ईमानदार होने की कोशिश की। तुमने मुझसे धोखा देकर शादी नहीं की। इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। मैंने सुना है कि उस लड़के ने तुम्हें छोड़ दिया। मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगा। मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारे साथ ऐसा हो। तुम एक अच्छी इंसान हो माया, भले ही तुमने एक गलती की हो। मैं जानता हूं कि समाज तुम्हें माफ नहीं करेगा, लेकिन मैंने तुम्हें माफ कर दिया है, और मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को भी माफ कर दो। जिंदगी आगे बढ़ती है माया, और तुम्हें भी आगे बढ़ना होगा, अपनी गलती का बोझ ढोते हुए नहीं। मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ। यहाँ एक नई नौकरी मिल गई है। शायद हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो जहाँ भी हो। शुभकामनाओं के साथ, अर्जुन। मैं पत्र पढ़कर रो पड़ी। अर्जुन कितना अच्छा था, और मैंने उसके साथ क्या किया। उस रात मैंने अर्जुन को जवाब लिखा। उसमें मैंने अपना पूरा दर्द उड़ेल दिया। मैंने उससे माफ़ी मांगी और उसे धन्यवाद दिया, लेकिन मैंने वो पत्र कभी भेजा नहीं। क्या फ़ायदा था? जो हो गया सो हो गया। अर्जुन आगे बढ़ गया था, और मुझे भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन कैसे?
माँ की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन की जरूरत है, लेकिन उसके लिए 2 लाख रुपए चाहिए। पिताजी ने रिश्तेदारों से उधार मांगा, लेकिन किसी ने नहीं दिया। सब मुझे दोष देते थे। एक दिन पिताजी ने मुझे बुलाया। माया, मैं तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लाया हूँ। 50 साल का है, विधुर है, 2 बच्चे हैं। वो शादी के लिए 5 लाख रुपए देने को तैयार है। मैं स्तब्ध रह गई। क्या पिताजी, आप मुझे बेच रहे हैं? बेच नहीं रहा माया, तुम्हारी माँ की जान बचा रहा हूं, और तुम्हारी शादी भी हो जाएगी। तुम्हारे पास कोई दूसरा विकल्प है क्या? मैं अपने कमरे में चली गई। पूरी रात मैं सोचती रही, क्या मैं यह कर सकती हूँ? एक बूढ़े आदमी से शादी कर सकती हूँ सिर्फ पैसों के लिए? नहीं, मैं नहीं कर सकती। लेकिन अगर मैं नहीं करती तो माँ की मौत हो जाएगी, और वो मेरी वजह से होगी। मैं फंस गई थी हर तरफ से। उस रात मैंने फैसला कर लिया, मैं इस जिंदगी से आजाद होना चाहती थी। मैं मरना चाहती थी। मैंने पिताजी की दवाइयां निकाली, सारी गोलियां एक साथ खा ली, फिर अपने बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। आखिरी बार आदित्य का चेहरा याद आया, फिर अर्जुन का, फिर माँ पिताजी का। माफ करना, मैंने धीरे से कहा, और फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। मैं हॉस्पिटल में जागी। चारों तरफ सफेदी थी। माँ मेरे पास बैठी रो रही थी। माया, तूने यह क्या किया? पिताजी भी थे, उनकी आंखें लाल थीं। तुम्हें पड़ोसी ने बचाया, पिताजी ने कहा। वो पानी मांगने आई थी और तुम्हें बेहोश पाया। मैं रोने लगी। मैं मरना चाहती थी, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। डॉक्टर ने कहा कि मुझे मनोचिकित्सक की जरूरत है, लेकिन पिताजी के पास इतने पैसे नहीं थे। हॉस्पिटल से छूटने के बाद मैं घर लौटी, लेकिन मैं पहले जैसी माया नहीं थी। मैं टूट चुकी थी, अंदर से खोखली हो चुकी थी। 2 हफ्ते बाद मैंने पिताजी से कहा, मैं वो शादी करने को तैयार हूं। पिताजी की आंखों में राहत और दुख दोनों थे। माया, तुम्हें यह नहीं करना है अगर तुम नहीं चाहती। मैं चाहती हूं पिताजी, माँ की जान बचानी है। झूठ था, मैं नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। शादी तय हो गई। लड़के का नाम था रमेश, 50 साल का, मोटा, पान चबाने वाला। उसके 2 बच्चे थे, एक 16 साल का लड़का और एक 14 साल की लड़की। मुलाकात में रमेश ने मुझे वैसे देखा जैसे मैं कोई वस्तु हूं। ठीक है, ये काम चलाएगी, खाना पीना बना लेगी, बच्चों की देखभाल कर लेगी। मैं चुप रही। और हाँ, उसने जोड़ा, मुझे इसके पास्ट से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस उम्र और बदनामी के बाद यह और कहीं नहीं जा सकती। पिताजी ने पैसे ले लिए, माँ का ऑपरेशन हो गया, सफल रहा, और मेरी शादी की तारीख तय हो गई। शादी से 1 रात पहले माँ मेरे कमरे में आई। वे रो रही थीं। माया, मैं तुम्हें माफी मांगने आई हूं। माफी? किस बात की माँ? मैंने तुम्हें सही गलत नहीं सिखाया। मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि प्यार सिर्फ फिल्मों में होता है, असली जिंदगी में नहीं। असली जिंदगी में इज्जत, सुरक्षा और परिवार मायने रखते हैं। माँ, गलती मेरी थी, आपकी नहीं। नहीं बेटा, गलती हम सबकी थी। हमने तुम्हें सपने देखने दिए, लेकिन हकीकत से नहीं रूबरू कराया। माँ चली गई। मैं अकेली रह गई अपने विचारों के साथ। कल मेरी शादी है, एक ऐसे आदमी से जिससे मैं नफरत करती हूँ, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। ये मेरी सजा है, उस एक कदम की सजा जो मैंने 10 महीने पहले उठाया था। शादी बहुत सादा थी, कोई बारात नहीं, कोई रौनक नहीं, बस कुछ गिने चुने लोग। मैं लाल साड़ी में थी, लेकिन मेरा चेहरा मुरझाया हुआ था। कोई मेकअप, कोई गहने नहीं। रमेश ने कहा था कि इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं। फेरे हुए, मैं रमेश की पत्नी बन गई। विदाई के वक्त माँ फूट फूट कर रोईं। पिताजी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे रोक रहे थे। मैंने उन्हें गले लगाया। माफ करना पिताजी, मैंने फुसफुसाया। उन्होंने मेरा सिर चूमा। कुछ बोले नहीं, बोल नहीं पाए। रमेश का घर एक छोटे से कस्बे में था, पुराना, गंदा। मैं अंदर घुसी तो उसके बच्चे मुझे घूर रहे थे। लड़का राज बोला, तो यह है नई माँ? दिखती तो मेरी हमउम्र है। लड़की पूजा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में नफरत साफ दिखती थी। जाओ, अपना सामान रखो, रमेश ने मुझसे कहा। फिर खाना बनाना है, मुझे भूख लगी है। पहली रात रमेश मेरे कमरे में आया। वो शराब पीकर आया था। उसकी सांसों से बदबू आ रही थी। मैं डर गई। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं
समय? मैंने 5 लाख दिए हैं तुम्हारे बाप को। अब तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारे पास मना करने का कोई हक नहीं। उस रात जो हुआ वो मेरे जीवन की सबसे भयानक रात थी। वो प्यार नहीं था, वो बलात्कार था, कानूनी बलात्कार, क्योंकि मैं उसकी पत्नी थी। अगले दिन से मेरी जिंदगी नरक बन गई। मुझे सुबह 5 बजे उठना पड़ता, घर की सफाई, खाना बनाना, बच्चों की देखभाल। रमेश का काम एक छोटी सी फैक्ट्री में था। शाम को लौटता तो शराब पीकर आता। राज और पूजा मुझसे बदतमीजी से पेश आते। तुम हमारी माँ नहीं हो, पूजा कहती। हमारी असली माँ मर गई, तुम तो बस एक नौकरानी हो। मैं कुछ नहीं कहती, चुपचाप अपना काम करती। रमेश मुझसे जानवरों की तरह पेश आता, कभी कभी मारता भी। तूने खाना ठीक से नहीं बनाया या घर ठीक से साफ नहीं किया। मैं सब सहती जाती, क्योंकि मेरे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। मायके नहीं जा सकती थी। पिताजी पहले ही बहुत शर्मिंदा हो चुके थे। महीने बीतते गए, मैं एक रोबोट बन गई थी। सुबह उठो, काम करो, मार खाओ, सो जाओ, यही रूटीन था। फिर 3 महीने बाद मुझे पता चला कि मैं गर्भवती हूँ। मैं सदमे में आ गई। मैं रमेश का बच्चा नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। जब मैंने रमेश को बताया, वो खुश हुआ। अच्छा है, अब तू इस घर से भाग नहीं सकेगी और मेरे बुढ़ापे का सहारा भी हो जाएगा। उसके शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभे। गर्भावस्था के 6ठे महीने मुझे अस्पताल जाना पड़ा चेकअप के लिए। रमेश मुझे वहां छोड़कर अपने काम पर चला गया। बोला शाम को उठा लेगा। मैं अस्पताल के बाहर इंतजार कर रही थी कि तभी एक गाड़ी रुकी। उसमें से एक शख्स उतरा। मैंने देखा तो मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। आदित्य। वो भी मुझे देखकर रुक गया। कुछ सेकंड हम दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो मेरी तरफ आया। माया, तुम? मैं कुछ बोल नहीं पाई, बस उसे देखती रही। वो पहले जैसा ही दिख रहा था, स्मार्ट, हैंडसम, जैसे पिछले 1.5 साल में कुछ बदला ही नहीं। उसकी नजर मेरे पेट पर गई। मैं 6 महीने की गर्भवती थी, साफ दिखता था। तुमने शादी कर ली? मैंने सिर हिलाया, आवाज नहीं निकल रही थी। अच्छा है, उसने कहा। मुझे खुशी है कि तुमने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाई। उसके शब्दों ने मुझे तोड़ दिया। खुशी? उसे क्या पता था मेरी जिंदगी क्या बन गई है। मैंने आखिरकार पूछा, तुम यहाँ कैसे? मेरी माँ की तबीयत खराब है, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं दिल्ली से आया हूँ। ओह, फिर असहज खामोशी छा गई। माया, मुझे तुमसे कुछ कहना था। क्या? मुझे अफसोस है, जो मैंने तुम्हारे साथ किया वो गलत था। मैं इमेच्योर था, सेल्फिश था। मैंने तुम्हारी भावनाओं से खेला। मैं हंसी, कड़वी हंसी। अब इसका क्या फायदा आदित्य? जो होना था हो गया, मुझे पता है, लेकिन मैं चाहता था कि तुम जानो कि मैं शर्मिंदा हूं। मैं उसकी आंखों में देखना चाहती थी, उससे पूछना चाहती थी कि क्या उसने कभी सच में मुझसे प्यार किया था, लेकिन मुझ में हिम्मत नहीं थी। आदित्य, तुम्हारी माँ का इंतजार होगा, जाओ। वो मुड़ने लगा, फिर रुक गया। माया, क्या तुम खुश हो? मैंने उसकी आंखों में देखा। बहुत। झूठ था, पूरा झूठ, लेकिन मैं अपनी हकीकत किसी को नहीं दिखाना चाहती थी, खास तौर से उसे नहीं। वो चला गया, मैं वहीं खड़ी रोती रही। उस रात घर लौटकर मैं बहुत देर तक जागी रही। आदित्य को देखकर सारी पुरानी यादें ताजा हो गईं। वो मोहब्बत, वो सपने, वो झूठे वादे। काश मैंने उसकी बात नहीं सुनी होती। मैं सोचती रही, काश मैंने अर्जुन से शादी कर ली होती। आज मैं खुश होती। प्यार भले ना होता, लेकिन इज्जत तो होती, शांति तो होती। लेकिन अब पछताने से क्या फायदा था। 2 महीने बाद मेरी बेटी पैदा हुई, छोटी, प्यारी सी। पहली बार मैंने उसे गोद में लिया तो मुझे लगा कि शायद मेरी जिंदगी में कोई उजाला आया है। लेकिन रमेश नाराज था। लड़की? मुझे लड़का चाहिए था। ये तो बोझ है। मैं कुछ नहीं बोली। मैंने अपनी बेटी को सीने से लगा लिया। तू बोझ नहीं है, मैंने उससे कहा। तू मेरी जिंदगी है। मैंने उसका नाम रखा आरा, आशा और उम्मीद का प्रतीक। लेकिन रमेश का व्यवहार और बुरा होता गया। वो कहता, एक और लड़का चाहिए, तू फिर से प्रेग्नेंट होगी। नहीं, मैंने पहली बार विरोध किया। आरा अभी छोटी है, मुझे समय चाहिए। उसने मुझे मारा। पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार बहुत बुरी तरह मारा। मेरी पसली टूट गई।
पड़ोसियों ने शोर सुना और दरवाजा खटखटाया। रमेश को रुकना पड़ा। अगले दिन एक पड़ोसी आंटी मुझसे मिलने आई। बेटा, तुम यहां से भाग जाओ, ये आदमी तुम्हें मार डालेगा। कहाँ जाऊं आंटी, मेरे पास कोई जगह नहीं है। अपने मायके चली जाओ। नहीं, मैं वहां नहीं जा सकती, मैंने पहले ही बहुत तकलीफ दी है उन्हें। तो फिर पुलिस में रिपोर्ट करो। मैं हंसी। पुलिस? वो कहेंगे कि यह तो घरेलू मामला है, पति पत्नी में झगड़े होते ही हैं। और मैं सही थी। इस देश में, इस समाज में एक औरत के पास कोई विकल्प नहीं होता। आरा बढ़ने लगी। वो मेरी खुशी थी, उसके लिए मैं सब कुछ सह लेती थी। लेकिन फिर एक और मुसीबत आई। रमेश को पता चला कि माँ की तबीयत फिर से खराब है, उसे और इलाज की जरूरत है। तेरे बाप से कहे कि और पैसे दे, रमेश ने कहा। मैंने 5 लाख दिए थे, अब वो कुछ दे। पिताजी के पास पैसे नहीं हैं, तो तू कमा, नौकरी कर। लेकिन आरा छोटी है, मैं उसे छोड़कर कैसे? मेरी माँ संभाल लेगी, तू जाकर काम ढूंढ। मुझे नौकरी ढूंढनी पड़ी, लेकिन मेरे पास कोई स्किल नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था। कौन रखेगा मुझे? फिर मुझे एक कॉल सेंटर में रात की शिफ्ट की नौकरी मिली, 12,000 महीना। मैंने ज्वाइन कर लिया। रात को काम करती, सुबह आती और आरा को देखती। फिर घर का काम, खाना बनाना। दोपहर को थोड़ा सोती, फिर शाम को फिर से तैयार होकर काम पर चली जाती। मैं मशीन बन गई थी, सोचने समझने की ताकत खत्म हो गई थी। 3 साल बीत गए। आरा अब 3 साल की थी। मेरी जिंदगी वैसे ही चल रही थी, काम, घर, मार, काम। फिर एक दिन पिताजी का फोन आया। माया, तुम्हारी माँ, वो बहुत बीमार हैं, तुम आ सकती हो? मैं घबरा गई। मैं आने की कोशिश करूंगी पिताजी, मैंने रमेश से कहा। उसने मना कर दिया। नहीं जा सकती, घर में कौन काम करेगा? लेकिन माँ की तबीयत बहुत खराब है। तो मेरा क्या? अगर जाना है तो जाओ, लेकिन वापस मत आना। मैं समझ गई कि वो सच में ऐसा कर सकता है। और आरा, मैं उसे छोड़कर कैसे जा सकती थी? मैंने पिताजी को फोन किया। पिताजी, मैं नहीं आ सकती, लेकिन प्लीज माँ को मेरा प्यार देना। 2 दिन बाद पिताजी का फिर फोन आया। माया, तुम्हारी माँ, वो चली गई। मेरी दुनिया रुक गई, माँ नहीं रही, और मैं उनसे आखिरी बार मिल भी नहीं सकी। मैं फूट फूट कर रोई। रमेश ने कहा, रोना बंद कर, खाना बनाना है। मैं उसे देखती रह गई। क्या ये इंसान है? क्या इसमें जरा भी इंसानियत है? उस रात मैंने फैसला किया, मुझे यहां से भागना होगा, किसी तरह, आरा के साथ। लेकिन कैसे? कहां जाऊंगी? कॉल सेंटर की सैलरी से मैं एक कमरा भी अफोर्ड नहीं कर सकती। मैंने योजना बनाई, मैं कुछ महीनों तक पैसे बचाऊंगी, फिर आरा के साथ किसी दूसरे शहर भाग जाऊंगी, वहां नई जिंदगी शुरू करूंगी। मैं अपनी सैलरी का आधा हिस्सा रमेश को देती और आधा छुपा कर रखती। धीरे धीरे मैंने 20,000 रुपए इकट्ठे कर लिए, लेकिन रमेश को पता चल गया। एक दिन उसने मेरे कमरे की तलाशी ली और पैसे मिल गए। ये क्या है? उसने चिल्लाते हुए पूछा। मेरी बचत है। बचत? तू मुझसे चोरी कर रही है? मेरे घर में रहकर, मेरा खाना खाकर? उसने मुझे बुरी तरह पीटा। इस बार इतना मारा कि मुझे अस्पताल जाना पड़ा। मेरा हाथ टूट गया। अस्पताल में डॉक्टर ने मुझसे पूछा, ये चोटें कैसे आईं? मैं झूठ बोल सकती थी, पुलिस केस हो सकता था। लेकिन फिर रमेश जेल जाता तो आरा का क्या होता? और मेरा? मैं गिर गई थी, मैंने कहा। डॉक्टर ने मुझे देखा, उनकी आंखों में सहानुभूति थी। वे जानते थे कि मैं झूठ बोल रही हूं, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। घर लौटकर रमेश ने मेरे पैसे रख लिए। अब से तेरी सारी सैलरी मुझे मिलेगी, समझी? मैंने सिर हिला दिया। मेरी भागने की योजना असफल हो गई थी। 5 साल बीत गए। आरा अब 8 साल की थी। वो स्कूल जाने लगी थी, होशियार थी, खूबसूरत थी, मेरी जिंदगी का इकलौता उजाला। मैं अब 30 साल की हो गई थी, लेकिन 40 की दिखती थी। मेरे बाल सफेद होने लगे थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई थीं। जिंदगी ने मुझे तोड़ दिया था। एक दिन मैं आरा के स्कूल का एडमिशन फॉर्म भरने गई। वहां मैंने एक आदमी को देखा जो मुझे जाना पहचाना लगा, अर्जुन। वो भी मुझे देखकर चौंक गया। हम दोनों एक दूसरे की तरफ चलने लगे। माया, अर्जुन। हम एक कॉफी शॉप में बैठे। कई सालों बाद हम दोनों आमने सामने थे। तुम यहाँ? मैंने पूछा। मैं यहीं शिफ्ट हो गया 2 साल पहले। मेरी शादी हो गई है,
मेरा एक बेटा है, वो भी इसी स्कूल में पढ़ता है। अच्छा है। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। उसने मुझे गौर से देखा। माया, तुम ठीक तो हो? मैं जानती थी कि मैं कैसी दिखती हूँ, टूटी फूटी, बूढ़ी, थकी हुई। बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा पति वो ठीक है? और तुम्हारा बच्चा? बेटी है, आरा, 8 साल की। हम कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर अर्जुन ने कहा, माया, मैं देख सकता हूं कि तुम खुश नहीं हो। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत है। नहीं, मैंने उसे बीच में ही रोक दिया। मैं ठीक हूं, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। मैं उठकर जाने लगी। माया, उसने फिर से पुकारा, मैं अभी भी तुम्हारा दोस्त हूं। अगर कभी जरूरत पड़े तो बताना। मैं बिना मुड़े चली गई। आंखों में आंसू थे। वो रात मैं बहुत सोचती रही। अर्जुन की जिंदगी कितनी अच्छी थी। उसकी शादी हुई, बच्चा हुआ, वो खुश था। और मैं एक नरक में जी रही थी। मैंने सोचा, काश मैं अपने उस फैसले को बदल सकती। आरा बड़ी होने लगी। उसमें मेरी झलक थी, वही सपने देखने वाली आंखें, वही संवेदनशीलता। लेकिन रमेश और उसके बच्चे उससे बुरा बर्ताव करते थे। यह तो बोझ है, राज कहता। लड़की पराया धन होती है। पूजा भी, जो अब बड़ी हो गई थी और शादीशुदा थी, कहती, इसकी शादी में बहुत पैसा लगेगा। पिताजी इसे स्कूल क्यों भेज रहे हैं? मैं गुस्से से कांप उठती। आरा पढ़ेगी, मैं उसे डॉक्टर बनाऊंगी। रमेश हंसा। डॉक्टर? तेरी औकात क्या है? मैं उसकी पढ़ाई के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगा। तो मत करो, मैं अपनी सैलरी से उसे पढ़ाऊंगी। तेरी सैलरी? वो मेरे पास आती है। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने कॉल सेंटर के अलावा पार्ट टाइम ट्यूशन भी पढ़ाने लगी। जो भी पैसे मिलते आरा की पढ़ाई में लगा देती। रमेश को पता चला तो उसने फिर मुझे मारा। लेकिन इस बार मैं लड़ी। पहली बार मैंने उसका हाथ पकड़ा। मुझे जितना मारना है मारो, लेकिन मेरी बेटी को मैं पढ़ाऊंगी। वो चौंक गया। ये नई माया थी, एक माँ जो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकती थी। आरा ने देखा था। उसने मुझे गले लगाया। माँ, मैं बड़ी होकर बहुत पैसे कमाऊंगी और तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगी। मैं रो पड़ी। मेरी 8 साल की बेटी मुझे संभालने की बात कर रही थी। नहीं बेटा, मैंने कहा, तू बस खुश रहना और अपने सपने पूरे करना। मेरी तरह मत बनना। मैं तुम्हारी तरह ही बनूंगी माँ। तुम बहुत स्ट्रांग हो। स्ट्रांग? मैं तो सबसे कमजोर थी। लेकिन शायद मेरी बेटी की नजर में मैं स्ट्रांग थी और यही काफी था। 2 साल बाद पिताजी की खबर आई। उन्हें हार्ट अटैक आया था। इस बार मैंने रमेश से पूछा भी नहीं। मैं सीधे अपने मायके चली गई। पिताजी अस्पताल में थे, बहुत कमजोर दिख रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। माया, पिताजी, मैं आ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। माया, मुझे माफ कर दो। क्या पिताजी, आपने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तुम्हें उस राक्षस के हाथ बेच दिया। तुम्हारी माँ की जान बचाने के लिए तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं पिताजी, यह मेरा फैसला था, मेरी गलती थी। नहीं बेटा, गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें प्यार करना सिखाया, लेकिन दुनिया की सच्चाई नहीं बताई। मैंने तुम्हें सपने देखने दिए, लेकिन उन्हें समझने नहीं दिया। वे रोने लगे। मैंने उन्हें गले लगा लिया। 2 दिन बाद पिताजी चले गए। मैं अनाथ हो गई। अंतिम संस्कार के बाद मैं उनके घर गई। खाली, सुनसान। माँ भी नहीं थी, पिताजी भी नहीं। मैं अपने पुराने कमरे में गई। वहां मेरी पुरानी डायरी पड़ी थी। मैंने उसे खोला। उसमें मेरे सपने लिखे थे, डॉक्टर बनने के, दुनिया घूमने के, प्यार करने के। एक पन्ने पर मैंने लिखा था, मैं आदित्य से बहुत प्यार करती हूँ। हम शादी करेंगे और खुशी खुशी रहेंगे। मैं कड़वाहट से हंसी। कितने भोली थी मैं, कितनी नादान। मैंने डायरी बंद की और अपने बैग में रख ली। यह मेरे अतीत का आखिरी अवशेष था। रमेश ने फोन किया। कब आ रही है? घर में कोई खाना बनाने वाला नहीं है। मैं बिना जवाब दिए फोन काट दिया। उस रात मैं पिताजी के घर में ही रुकी, अकेली। सोच रही थी, अब क्या? पिताजी की मृत्यु के बाद कुछ बदल गया मुझ में। शायद यह एहसास कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है सिवाय आरा के। मैं अपने शहर लौटी, लेकिन इस बार मैंने एक फैसला लिया। मैं रमेश को छोड़ दूंगी। मैंने एक वकील से बात की।
तलाक के बारे में। देखिए, वकील ने कहा, तलाक मिल तो सकता है, लेकिन प्रक्रिया लंबी है और महंगी भी। आपके पास पैसे हैं, मैं जुगाड़ कर लूंगी, और आपकी बेटी, उसकी कस्टडी के लिए लड़ाई होगी। मैं जीतूंगी, वो मेरी बेटी है। लेकिन वकील ने मुझे हकीकत दिखाई। अदालत में आपको यह साबित करना होगा कि आप बेटी की परवरिश कर सकती हैं। आपके पास स्थिर आय है, रहने की जगह है। मेरे पास कुछ नहीं था। कॉल सेंटर की नौकरी थी जो किसी भी दिन छूट सकती थी। रहने की कोई जगह नहीं थी। मैं टूट गई। मुझे एहसास हुआ कि मैं फंस गई हूं, इस शादी में, इस जिंदगी में, इस नरक में। लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने योजना बनाई। मैं पैसे बचाऊंगी, एक छोटा सा कमरा किराए पर लूंगी, फिर आरा के साथ वहां शिफ्ट हो जाऊंगी, फिर तलाक के लिए अप्लाई करूंगी। लेकिन इसमें समय लगेगा, कम से कम 2 साल। 2 साल और इस नरक में। लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। मैंने फिर से कड़ी मेहनत शुरू की। कॉल सेंटर की नौकरी के अलावा मैंने ऑनलाइन फ्रीलांसिंग भी शुरू की। कंटेंट राइटिंग, डेटा एंट्री, कुछ भी जो मिलता। रमेश को शक हुआ, तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है? आरा की पढ़ाई के लिए। झूठ, तू कुछ छुपा रही है। उसने मेरा फोन चेक किया, मेरे ईमेल चेक किए। उसे वकील की ईमेल मिल गई। उस रात उसने मुझे इतना मारा कि मैं हफ्तों बिस्तर पर पड़ी रही। मेरी 2 पसलियां टूट गईं, चेहरे पर घाव हो गए। तू मुझे छोड़कर जाने की सोच रही थी? वो चिल्लाया। तू कहीं नहीं जाएगी, समझी? तू मेरी प्रॉपर्टी है। आरा रोती रही। उसने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन वो सिर्फ 10 साल की बच्ची थी। उस रात के बाद रमेश ने मेरी हर हरकत पर नजर रखनी शुरू कर दी। मेरा फोन रख लिया, मुझे कहीं अकेले जाने नहीं दिया। मैं एक कैदी बन गई, अपने ही घर में। आरा 12 साल की हो गई। वो समझदार हो रही थी। वो देख रही थी कि उसकी माँ के साथ क्या हो रहा है। एक दिन उसने रमेश से कहा, आप मेरी माँ को क्यों मारते हो? रमेश हंसा, क्योंकि वो मेरी पत्नी है और यहाँ मेरा राज चलता है। यह गलत है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? उसने आरा को भी मारने की कोशिश की, लेकिन मैं बीच में आ गई। उसे हाथ मत लगाना, मैंने चिल्लाकर कहा। मुझे जितना मारना है मारो, लेकिन उसे हाथ मत लगाना। उसने मुझे धक्का देकर गिरा दिया। मेरा सिर दीवार से टकराया, खून बहने लगा। आरा चिल्लाई और पड़ोसियों को बुला लाई। इस बार पुलिस आ गई। क्या हुआ यहाँ? पुलिस वाले ने पूछा। रमेश ने झूठ बोला। कुछ नहीं साहब, मेरी पत्नी गिर गई थी। पुलिस वाले ने मुझसे पूछा। मैं क्या कहती? अगर मैं सच बोलती तो रमेश जेल जाता, और फिर आरा का क्या होता, मेरा क्या होता? हाँ साहब, मैंने कहा, मैं गिर गई थी। पुलिस वाला समझ गया कि यहाँ घरेलू हिंसा हो रही है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था जब तक मैं शिकायत नहीं करती। अगर दोबारा ऐसा हुआ, उसने चेतावनी दी, तो मैं एक्शन लूंगा। रमेश डर गया। कुछ दिनों तक उसने मुझे नहीं मारा, लेकिन आरा बदल गई थी। वो अब चुप नहीं रहती थी। वो स्कूल में अपने टीचर्स से बात करने लगी। स्कूल ने मुझे बुलाया। काउंसलर ने कहा, आरा बहुत डिस्टर्ब्ड है। वो घर में क्या हो रहा है उसके बारे में बात कर रही है। वो सिर्फ बच्ची है, कल्पना करती है। मैं समझ सकती हूं कि आप मुश्किल में हैं, काउंसलर ने कहा, लेकिन यह आपकी बेटी के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। आपको कुछ करना होगा। मैं जानती थी वो सही कह रही है, लेकिन मैं क्या करूं? उस रात मैंने आरा से बात की। बेटा, तू स्कूल में किसी से मेरे बारे में बात मत कर। क्यों माँ? सबको पता होना चाहिए कि वो आदमी तुम्हारे साथ क्या करता है। बेटा, तू नहीं समझेगी, ये कॉम्प्लिकेटेड है। मैं समझती हूँ माँ, तुम डरी हुई हो, लेकिन तुम्हें डरना नहीं चाहिए। हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे? हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम कमाएंगे। मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी, काम करूंगी। नहीं, मैं चिल्लाई, तू पढ़ाई नहीं छोड़ेगी, तू अपने सपने पूरे करेगी। ये मेरी जिंदगी है, तेरी नहीं। आरा रोने लगी। लेकिन माँ, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। मैंने उसे गले लगा लिया। बस थोड़ा और सब्र कर बेटा, जब तू बड़ी हो जाएगी सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि कब ठीक होगा। कुछ महीने बाद एक दिन मैं बाजार में थी, तभी किसी ने मुझे पुकारा। माया। मैं मुड़ी। एक औरत थी, पहचानी सी लगी। मैं प्रिया।
आदित्य की पत्नी। मेरा दिल रुक गया। आदित्य की पत्नी? ओह, मैं कुछ नहीं बोल पाई। मुझे तुमसे बात करनी है, उसने कहा। प्लीज। हम एक कॉफी शॉप में बैठे। प्रिया बहुत खूबसूरत थी, एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड। मुझे पता है तुम कौन हो, उसने शुरुआत की। आदित्य ने मुझे बताया था तुम्हारे बारे में। मैं सन्न रह गई। उसने क्या बताया? सब कुछ। कि कैसे उसने तुम्हारे साथ एक अफेयर किया, कैसे उसने तुम्हें इस्तेमाल किया, कैसे उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की। मैं कुछ नहीं बोल पाई। वो बहुत शर्मिंदा है माया। वो चाहता था कि मैं तुमसे मिलूं, तुमसे माफी मांगूं। माफी? अब मुझे पता है यह काफी नहीं है, लेकिन आदित्य बदल गया है, थेरेपी ले रहा है। वो समझ गया है कि उसने क्या किया था। मुझे हंसी आई, कड़वी हंसी। अच्छा है कि वो समझ गया, लेकिन मेरी बर्बाद जिंदगी, वो कैसे ठीक होगी? प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पता है, मुझे बहुत अफसोस है। तुम्हें क्यों अफसोस है? तुमने तो कुछ नहीं किया। क्योंकि मैं एक औरत हूं और मैं समझ सकती हूं कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। आदित्य ने सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं किया, उससे पहले भी कई लड़कियों के साथ ऐसा किया था। यह सुनकर मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पेट में मुक्का मारा हो। मैं अकेली नहीं थी, वो एक सीरियल हार्ट ब्रेकर था। तो तुमने उससे शादी क्यों की? मैंने पूछा। क्योंकि वो बदलने का वादा कर रहा था और मैं उससे प्यार करती थी, अब भी करती हूँ, डिस्पाइट एवरीथिंग। मैंने उसे देखा, वो भी तो एक शिकार थी आदित्य के झूठ की। माया, आदित्य चाहता है कि वो तुमसे मिले, तुमसे माफी मांगे। क्या तुम मिलोगी? नहीं, मैंने साफ शब्दों में कहा। मुझे उससे कुछ नहीं कहना। उस चैप्टर को मैं बंद कर चुकी हूं। लेकिन प्रिया, मैं समझती हूं तुम अच्छा करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन कुछ चीजें माफ नहीं की जा सकती और भुलाई नहीं जा सकती। मैं उठकर चली गई। उस रात मैंने बहुत सोचा, आदित्य को माफ कर दूं? लेकिन क्यों? उसकी पीस ऑफ माइंड के लिए? नहीं, मैं उससे यह सेटिस्फैक्शन नहीं दूंगी। कुछ दिन बाद मुझे अर्जुन का फोन आया। माया, मुझे प्रिया ने बताया कि तुमसे मुलाकात हुई थी। तुम उसे कैसे जानते हो? वो मेरी पत्नी की दोस्त है। स्मॉल वर्ल्ड, इजंट इट? मैं हंसी। वाकई माया, मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, प्लीज। मैं संकोच में थी, लेकिन फिर मैंने हाँ कह दी। हम उसी पार्क में मिले जहां कभी मैंने अर्जुन से शादी तोड़ने की बात कही थी। आयरॉनिकली। माया, अर्जुन ने शुरुआत की, मुझे पता चला है कि तुम किस हाल में हो, तुम्हारे पति के बारे में, तुम्हारी जिंदगी के बारे में। मैं शर्मिंदा हो गई। किसने बताया? डज इट मैटर? माया, तुम्हें वहां से निकलना होगा, वो तुम्हें मार डालेगा। मुझे पता है। तो फिर निकलो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं चौंक गई। तुम? क्यों? क्योंकि तुम एक अच्छी इंसान हो माया। तुमने एक गलती की थी, लेकिन इसकी सजा इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, मैं तुम्हारा एहसान नहीं ले सकती। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। यह एहसान नहीं है माया, यह सिर्फ ह्यूमैनिटी है। मैं तुम्हें मरते नहीं देख सकता। उसने मुझे एक वकील का नंबर दिया। ये मेरा दोस्त है, वो तुम्हारे केस को फ्री में हैंडल करेगा। और यह, उसने एक लिफाफा निकाला। इसमें 50,000 है, तुम और आरा के लिए। एक छोटा सा फ्लैट रेंट पर ले लो। मैं रोने लगी। अर्जुन, मैं यह नहीं ले सकती। माया, प्लीज, मेरे लिए यह बहुत छोटी रकम है, लेकिन तुम्हारे लिए यह जिंदगी बदल सकती है। प्लीज ले लो। मैंने लिफाफा ले लिया। पहली बार कई सालों में मुझे उम्मीद की एक किरण दिखी। थैंक यू, मैं बस इतना ही कह पाई। बस अपना ख्याल रखना माया, और आरा का भी। मैं घर लौटी, लेकिन इस बार एक योजना के साथ। मैं रमेश को छोड़ दूंगी, आरा के साथ भाग जाऊंगी, एक नई जिंदगी शुरू करूंगी। अगले कुछ हफ्ते मैंने बहुत सावधानी से योजना बनाई। मैंने एक छोटा सा फ्लैट देखा, एक बेडरूम, रसोई और बाथरूम। किराया 8,000 महीना। मैंने एडवांस दे दिया। फिर मैंने अर्जुन के दोस्त वकील से मिली। उन्होंने मुझे पूरी लीगल प्रोसेस समझाई। पहले तुम्हें घर छोड़ना होगा, उन्होंने कहा। फिर हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करेंगे, साथ ही डिवोर्स पिटीशन भी। तुम्हारे पास एविडेंस है?
मैंने अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड्स दिखाए, पुलिस की कंप्लेंट की कॉपी दिखाई, पड़ोसियों के नाम दिए जो गवाही दे सकते थे। अच्छा है, वकील ने कहा, केस स्ट्रांग है, लेकिन याद रखना यह आसान नहीं होगा। रमेश लड़ेगा, वो आरा की कस्टडी के लिए भी लड़ेगा। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तैयार हूँ। मैंने तारीख तय की, अगले हफ्ते जब रमेश ऑफिस में होगा, मैं और आरा सामान पैक करके निकल जाएंगे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। 3 दिन पहले रमेश को किसी तरह पता चल गया। शायद किसी ने देख लिया था मुझे फ्लैट देखते हुए। वो रात को शराब पीकर आया, बहुत गुस्से में। तू भागने की सोच रही थी? वो चिल्लाया। मैं घबरा गई। नहीं, मैं। झूठ मत बोल। उसने मुझे इतना मारा कि मैं बेहोश हो गई। जब मैं उठी तो मैं अस्पताल में थी। आरा मेरे पास बैठी रो रही थी। माँ, मैं ठीक हूं बेटा, मैंने कहा, हालांकि मैं ठीक नहीं थी। मेरा चेहरा सूजा हुआ था, पसलियां टूटी हुई थीं। डॉक्टर ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। इस बार मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई। रमेश को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मैं जानती थी कि वो जल्द ही बेल पर बाहर आ जाएगा और तब वो मुझे मार डालेगा। मुझे तुरंत एक्शन लेना था। अस्पताल से निकलते ही मैं और आरा सीधे उस फ्लैट में चली गई। हमने अपना सारा सामान वहां शिफ्ट कर दिया। वकील ने तुरंत डिवोर्स पिटीशन फाइल की, साथ ही प्रोटेक्शन ऑर्डर के लिए भी अप्लाई किया, जिससे रमेश मेरे पास नहीं आ सकता था। पहली बार कई सालों में मैं आजाद महसूस कर रही थी। अगले 6 महीने बहुत मुश्किल थे। रमेश बेल पर बाहर आ गया। उसने मुझे धमकियां दी, मेरा स्टॉकिंग किया, लेकिन प्रोटेक्शन ऑर्डर था। अगर वो मेरे पास आता तो पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती। फिर शुरू हुई अदालती लड़ाई। रमेश का वकील बहुत चालाक था। उसने मुझे एक बैड मदर दिखाने की कोशिश की। यह औरत अपनी शादी से पहले किसी और के साथ अफेयर में थी, उसके वकील ने कहा। इसके कैरेक्टर पर सवाल उठता है, क्या ऐसी औरत बच्ची की कस्टडी के लायक है? मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा पुराना पास्ट फिर से सामने आ गया था, लेकिन मेरे वकील ने मेरा बचाव किया। मेरे क्लाइंट ने 10 साल पहले एक गलती की थी, लेकिन उसके बाद उसने एक समर्पित माँ की तरह अपनी बेटी की परवरिश की है, जबकि उसका पति उसके साथ फिजिकल अब्यूज करता रहा। हमारे पास मेडिकल रिकॉर्ड्स हैं, पुलिस कंप्लेंट्स हैं, विटनेसेस हैं। केस महीनों तक चला। मैं हर हियरिंग में जाती, अपनी कहानी सुनाती। आरा को भी जज के सामने बुलाया गया। उसने साफ शब्दों में कहा कि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती है। वो आदमी मेरे साथ अच्छा नहीं है, आरा ने कहा। वो सिर्फ मेरी माँ को मारता है। मैं उससे डरती हूँ। जज ने सब सुना, फिर फैसला सुनाया। इस केस में कोर्ट ये पाता है कि पिटिशनर मैं ने यह साबित कर दिया है कि उसे डोमेस्टिक वायलेंस का सामना करना पड़ा। रिस्पोंडेंट रमेश को गिल्टी पाया जाता है। डिवोर्स ग्रांटेड। बच्ची की कस्टडी मदर को दी जाती है। मैं रो पड़ी। आखिरकार मैं आजाद थी। रमेश चिल्लाया, धमकाया, लेकिन जज ने उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की वार्निंग दी। हम अदालत से बाहर आए। मैंने आरा को गले लगाया। माँ, अब हम फ्री हैं, उसने कहा। हाँ बेटा, अब हम फ्री हैं। तलाक के बाद की जिंदगी आसान नहीं थी। पैसों की तंगी थी। मैं कॉल सेंटर में काम करती, फ्रीलांसिंग करती। आरा भी ट्यूशन्स पढ़ाने लगी थी अपने जूनियर स्टूडेंट्स को। हम एक छोटे से फ्लैट में रहते थे, लेकिन हम खुश थे। पहली बार मैं शांति से सो पाती थी। डर नहीं लगता था कि कोई आकर मुझे मारेगा। आरा पढ़ाई में अच्छी थी। उसने डिसाइड किया कि वो डॉक्टर बनेगी, वही सपना जो कभी मेरा था। माँ, मैं तुम्हारा सपना पूरा करूंगी, उसने कहा। मैं रो पड़ी। नहीं बेटा, तू अपने सपने पूरे कर, मेरे नहीं। लेकिन माँ, तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं। आरा ने बहुत मेहनत की और 2 साल बाद उसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया। स्कॉलरशिप भी मिली। मैं इतनी खुश थी कि शब्दों में बयान नहीं कर सकती। मेरे लिए भी चीजें बेहतर हो रही थीं। मुझे एक अच्छी कंपनी में HR मैनेजर की नौकरी मिल गई। सैलरी अच्छी थी। हम एक बड़े फ्लैट में शिफ्ट हुए। जिंदगी पटरी पर आ रही थी, लेकिन अतीत के निशान कभी पूरी तरह मिटते नहीं। 2 साल बाद मुझे आदित्य का ईमेल मिला। डियर माया, मुझे पता है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे यह लिखना था। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि शब्द काफी नहीं है,
मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुम्हारे विश्वास का, तुम्हारे प्यार का गलत फायदा उठाया। मैं थेरेपी ले रहा हूँ। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने ऐसा क्यों किया। शायद मैं इमेच्योर था, शायद सेल्फिश था, शायद मुझे खुद से प्यार करना नहीं आता था, इसलिए मैं दूसरों से भी नहीं कर पाता था। लेकिन यह सब बहाने हैं। सच यह है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और इसके लिए मैं हमेशा शर्मिंदा रहूंगा। मुझे पता चला कि तुमने अपनी जिंदगी को पटरी पर ला लिया है। तुम्हारी बेटी मेडिकल कॉलेज में है। मुझे तुम्हारे लिए खुशी हुई। मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता माया, न माफी न कोई रिस्पॉन्स। मैं बस चाहता था कि तुम जानो कि मैं शर्मिंदा हूं और मैं चाहता हूं कि तुम खुश रहो। आदित्य, मैंने ईमेल पढ़ा, कई बार पढ़ा, फिर मैंने जवाब लिखा। आदित्य, तुम्हारा ईमेल मिला, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। नहीं, इसलिए नहीं कि तुम्हारी माफी के शब्द काफी थे, बल्कि इसलिए कि मैं इस बोझ को और नहीं ढोना चाहती। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। हाँ, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की, लेकिन वो फैसला मेरा था। मैंने अर्जुन को छोड़ा। मैंने तुम पर विश्वास किया। मैं रिस्पॉन्सिबल हूं अपने एक्शंस के लिए। अगर मैं ईमानदार हूं तो मुझे तुमसे ज्यादा खुद से गुस्सा है कि मैं इतनी नादान थी, इतनी भोली थी कि मैंने सपनों और हकीकत में फर्क नहीं समझा। लेकिन अब मैं उस माया नहीं हूं। मैं मजबूत हूं। मैं सरवाइव कर गई और यही काफी है। मुझे तुमसे कोई नफरत नहीं है आदित्य, बस उदासीनता है। तुम मेरी जिंदगी का एक अध्याय थे जो अब बंद हो चुका है। मैं चाहती हूँ कि तुम भी आगे बढ़ो, अपने साथ शांति से रहो, और अगर कभी तुम्हें किसी और से प्यार हो तो उसके साथ ईमानदार रहना। खुश रहो। माया। ईमेल भेजने के बाद मुझे एक अजीब सी शांति महसूस हुई, जैसे एक बोझ उतर गया हो। मैंने आदित्य को माफ कर दिया था, खुद के लिए, उसके लिए नहीं। कुछ महीने बाद अर्जुन ने मुझे कॉफी के लिए बुलाया। हम एक क्वाइट कैफे में मिले। कैसी हो माया? उसने पूछा। अच्छी हूँ, वाकई अच्छी हूँ। मुझे खुशी है तुम अलग दिखती हो। मुस्कुराती हुई मैं हंसी। शायद पहली बार कई सालों में मैं वाकई खुश हूँ। आरा कैसी है? बहुत अच्छी, मेडिकल कॉलेज में टॉप कर रही है। उसे पीडियाट्रिक्स में इंटरेस्ट है। अमेजिंग, तुम्हें उस पर गर्व होना चाहिए। हाँ, वो मेरी स्ट्रेंथ है। हम कुछ देर चुप रहे। फिर अर्जुन ने कहा, माया, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। हाँ? क्या तुम कभी सोचती हो कि अगर तुमने मुझसे शादी की होती तो क्या होता? मैं रुकी। यह सवाल मैंने खुद से कई बार पूछा था। हाँ, मैंने ईमानदारी से कहा। मैं सोचती हूँ शायद मेरी जिंदगी बहुत अलग होती, शांत, स्थिर। मैं खुश होती, भले ही प्यार ना होता। लेकिन फिर आरा नहीं होती, और वो जो माया आज मैं हूँ, मजबूत, आत्मनिर्भर, फाइटर, वो भी नहीं होती। मैं शायद एक कंफर्टेबल लाइफ जीती, लेकिन मैंने खुद को कभी नहीं जाना होता। अर्जुन मुस्कुराया। तुम बहुत बदल गई हो माया। हाँ, दर्द बदल देता है इंसान को, या तो तोड़ देता है या मजबूत बना देता है। मैं टूटी थी, लेकिन फिर से जुड़ गई, और अब मैं पहले से ज्यादा मजबूत हूँ। मुझे तुम पर गर्व है, अर्जुन ने कहा। मेरी आंखों में आंसू आ गए। थैंक यू अर्जुन, तुम्हारी मदद के बिना मैं शायद आज यहाँ नहीं होती। तुमने खुद को बचाया माया, मैंने तो बस थोड़ी मदद की। फिर भी तुम एक अच्छे इंसान हो अर्जुन। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की तब। अतीत में रहने दो माया, हम दोनों आगे बढ़ चुके हैं। हाँ, वो उठने लगा, फिर रुक गया। माया, एक आखिरी सवाल, क्या तुमने फिर से प्यार के बारे में सोचा है? शादी के बारे में? मैं हंसी। नहीं, मुझे लगता है मेरे लिए वो चैप्टर बंद हो गया है। मेरे पास आरा है, मेरा काम है, मेरी जिंदगी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम डिजर्व करती हो माया, खुशी, प्यार, सब कुछ शायद, लेकिन अभी मैं अपने साथ खुश हूं और यही काफी है। हम अलग हो गए। ये आखिरी बार था जब मैंने अर्जुन को देखा। 5 साल और बीत गए। आरा ने अपनी मेडिकल डिग्री कंप्लीट की, फिर पीडियाट्रिक्स में स्पेशलाइजेशन की। उसे एक अच्छे हॉस्पिटल में जॉब मिल गई। वो अब 28 साल की थी, खूबसूरत, कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल। एक दिन उसने मुझे बताया कि उसे किसी से प्यार हो गया है, एक फेलो डॉक्टर, राहुल। माँ, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, उसने कहा। मैं डर गई। बेटा, तू श्योर है?
तूने उसे अच्छे से जाना है? आरा मुस्कुराई। माँ, मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, लेकिन राहुल आदित्य नहीं है और मैं भी तुम नहीं हूँ। मैंने अपने साथ क्या हुआ वो देखा है। मैं सावधान रहूंगी। लेकिन बेटा, माँ, मुझ पर विश्वास करो। राहुल एक अच्छा इंसान है, उसका परिवार अच्छा है और सबसे इम्पोर्टेंट, वो मुझसे सच में प्यार करता है। मैं फील कर सकती हूँ। मैं उसकी आंखों में देखी। उसमें वो चमक थी जो कभी मेरी आंखों में थी जब मैं आदित्य के बारे में सोचती थी। लेकिन फर्क था, आरा मैच्योर थी, ग्राउंडेड थी। ठीक है, मैंने कहा, अगर तू खुश है तो मैं खुश हूं। मैंने राहुल से मुलाकात की। वो वाकई एक अच्छा लड़का था, रिस्पेक्टफुल, हम्बल, केयरिंग। उनकी शादी हुई, छोटी सी लेकिन खूबसूरत शादी। मैं अकेली थी आरा के परिवार की तरफ से, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मेरी बेटी खुश थी और यही सब कुछ था। शादी में आरा ने मुझे गले लगाया। थैंक यू माँ, तुमने मुझे वो सब दिया जो मैं चाहती थी, एजुकेशन, फ्रीडम, स्ट्रेंथ। तूने खुद कमाया है बेटा, मैंने तो बस सपोर्ट किया। नहीं माँ, तुमने मुझे एक फाइटर बनना सिखाया। तुमने मुझे दिखाया कि औरत सिर्फ सर्कमस्टेंसेस की विक्टिम नहीं होती, वो अपनी डेस्टिनी खुद लिख सकती है। मैं रो पड़ी, खुशी के आंसू। मेरी बेटी ने मेरी स्ट्रगल को व्यर्थ नहीं जाने दिया था। आरा की शादी के 1 साल बाद मुझे एक फोन कॉल आया। पूजा का था, रमेश की बेटी। माया, माया आंटी? मैं चौंक गई। हाँ, मैं पूजा बोल रही हूँ। पापा की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। मैं कंफ्यूज थी। मुझसे? क्यों? प्लीज आंटी, आखिरी इच्छा है उनकी। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर सोचा शायद क्लोजर मिल जाए। मैं हॉस्पिटल गई। रमेश आईसीयू में था, बहुत कमजोर दिख रहा था, लिवर फेलियर था। जब उसने मुझे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। माया, मैं चुप खड़ी रही। मुझे माफ कर दो, उसने कहा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे पता है तुम मुझे माफ नहीं कर सकती, लेकिन मुझे कहना था। मैं एक मॉन्स्टर था। मैंने तुम्हें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया, तुम्हें मारा, टॉर्चर किया। क्यों? मैंने पहली बार बोला। तुमने ऐसा क्यों किया? वो रोने लगा। क्योंकि मैं खुद से नफरत करता था। मेरी पहली पत्नी ने मुझे छोड़ दिया था क्योंकि मैं उसे मारता था। तुम दूसरी थी। मुझे लगा मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूं क्योंकि तुम्हारे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन मैं गलत था। तुम निकल गई और अच्छा किया। मुझे उस पर दया आई। दया, सिंपैथी नहीं। रमेश, मैं तुम्हें माफ करती हूं, मैंने कहा। खुद के लिए, तुम्हारे लिए नहीं। मैं इस नफरत को और नहीं कैरी करना चाहती। थैंक यू, उसने फुसफुसाया। मैं बाहर निकल आई। 3 दिन बाद रमेश की मृत्यु हो गई। मैं उसके फ्यूनरल में गई, न किसी ऑब्लिगेशन से, बल्कि क्लोजर के लिए, उस चैप्टर को पूरी तरह बंद करने के लिए। आज मैं 3 साल की हूँ, हालांकि दिखती हूँ 70 की। जिंदगी ने मुझे फिजिकली उम्र दराज बना दिया है, लेकिन मेंटली मैं पहले से ज्यादा यंग हूँ, पहले से ज्यादा अलाइव हूँ। मैं अब एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर HR मैनेजर हूँ। अच्छी सैलरी है, अच्छा पोजीशन है। मैंने एक छोटा सा घर खरीदा है, अपना घर, जहां कोई मुझे नहीं मार सकता, कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर सकता। आरा अब माँ बनने वाली है, मैं दादी बनूंगी। ये सोचकर ही मुझे खुशी होती है। क्या मैंने फिर से प्यार किया? नहीं। क्या मैंने फिर से शादी के बारे में सोचा? नहीं। मैं अपने साथ कंफर्टेबल हूँ। मुझे किसी पार्टनर की जरूरत नहीं है अपनी आइडेंटिटी के लिए, अपनी खुशी के लिए। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर मैंने वो एक कदम नहीं उठाया होता तो क्या होता? अगर मैंने आदित्य को इग्नोर किया होता, अगर मैंने अर्जुन से शादी की होती, शायद मेरी जिंदगी बेहतर होती, या शायद सिर्फ अलग होती। लेकिन फिर मैं वो माया नहीं होती जो आज मैं हूं। मैं वो स्ट्रेंथ नहीं सीखती, वो रेजिलियंस नहीं सीखती। हाँ, मैंने बहुत कुछ खोया, अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती, कई साल अपनी जिंदगी के। लेकिन मैंने बहुत कुछ पाया भी, खुद को, अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी बेटी को। आज जब मैं आईने में देखती हूँ तो मुझे एक सर्वाइवर दिखती है, एक फाइटर दिखती है, एक औरत दिखती है जिसने जिंदगी से हार नहीं मानी,
अगर मुझे आज किसी यंग गर्ल को कोई सलाह देनी हो तो मैं यही कहूंगी, प्यार करो, जरूर करो, सपने देखो, जरूर देखो, लेकिन अपनी आंखें खुली रखो। किसी पर इतना भरोसा मत करो कि अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दो, खासकर किसी ऐसे इंसान पर जो सिर्फ वर्ड्स दे रहा हो, एक्शंस नहीं। अगर कोई तुमसे सच में प्यार करता है तो वो तुम्हारे पेरेंट्स से मिलेगा, तुम्हारे परिवार को फेस करेगा, तुमसे पब्लिकली रिलेशनशिप रखेगा, वो तुम्हें छुपाएगा नहीं। और अगर तुमसे गलती हो भी जाए तो उसे अपनी पूरी जिंदगी की सजा मत बनने दो। तुम उससे कहीं ज्यादा हो, तुम एक गलती नहीं हो। खुद से प्यार करना सीखो, अपने पैरों पर खड़े होना सीखो, अपनी आइडेंटिटी बनाओ, किसी रिलेशनशिप में नहीं बल्कि अपने अंदर। और सबसे जरूरी, अपने आप को माफ करना सीखो। हम सब गलतियां करते हैं, लेकिन हमें उन गलतियों को डिफाइन नहीं करने देना चाहिए। मैं माया हूं, हाँ, मैंने वो एक कदम उठाया था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। हाँ, मैं पति की नहीं हो पाई और प्रेमी ने अपनाया नहीं, लेकिन आज मैं अपनी हूं। आज रात मैं अपनी छत पर खड़ी हूं, तारे देख रही हूं। शहर की रोशनी में वो ज्यादा दिखते नहीं, लेकिन वो हैं, बिल्कुल उम्मीद की तरह। कभी कभी अंधेरे में छुप जाती है, लेकिन हमेशा वहां होती है। मेरा फोन बजता है, आरा का मैसेज है, माँ, आज हॉस्पिटल में एक यंग गर्ल आई थी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस था। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया कि कैसे तुमने सरवाइव किया। उसकी आंखों में उम्मीद आ गई। तुम मेरी हीरो हो माँ, और अब बहुत सारी औरतों की भी। मैं मुस्कुराती हूँ, आंसू आंखों में आ जाते हैं, लेकिन यह दुख के आंसू नहीं है, ये ग्रेटिट्यूड के आंसू हैं। शायद मेरी स्ट्रगल व्यर्थ नहीं गई, शायद मेरी कहानी किसी और को स्ट्रेंथ दे सकती है। शायद वो एक कदम जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की, किसी और को एक गलत कदम उठाने से रोक सके। या शायद किसी को यह बता सके कि अगर तुमने गलत कदम उठा भी लिया है तो भी जिंदगी खत्म नहीं हुई। तुम फिर से खड़ी हो सकती हो, फिर से चल सकती हो, फिर से जी सकती हो। मैं आसमान की तरफ देखती हूँ और धीरे से कहती हूँ, थैंक यू उस कदम के लिए जिसने मुझे तोड़ा, क्योंकि फिर मैंने खुद को फिर से बनाया, और इस बार मैंने खुद को बेहतर बनाया। चांद निकल आया है, पूरा गोल चमकता हुआ, बिल्कुल मेरी तरह, टूटा हुआ लेकिन फिर पूरा, अंधेरे में खोया हुआ लेकिन फिर चमकता हुआ। मैं माया हूं और ये मेरी कहानी है। ये कहानी उन तमाम औरतों को समर्पित है जिन्होंने जिंदगी में गलतियां की हैं लेकिन हार नहीं मानी, जिन्होंने अपने टूटे हुए टुकड़ों से खुद को फिर से बनाया। तुम अकेली नहीं हो, तुम मजबूत हो, और तुम्हारी कहानी खत्म नहीं हुई है।